हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग विल्म्स ट्यूमर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या एटियोलॉजीज होती हैं, कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की जाती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्या क्या इनके स्टेजेस होते हैं, कैसे इसकी सर्जरी की जाती है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मेरी वीडियो की खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे विल्म्स ट्यूमर का सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज ए नेफ्रोब्लास्टोमा मिक्स ट्यूमर। ठीक है, याद रखिएगा विल्म्स ट्यूमर को हम नेफ्रोब्लास्टोमा मिक्स ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, नेफ्रोब्लास्टोमा मिक्स्ड ट्यूमर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीनल कैंसर। ठीक है, ये रीनल कैंसर का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है और ऐसे बच्चों में पाया जाता है जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हमारा, विल्म्स ट्यूमर आर ट्राइफेसिक। विल्म ट्यूमर कैसा होता है, याद रखिएगा ट्राइफेसिक स्टेज है ये। ठीक, और किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एपिथेलियल, ब्लास्टिमल एंड स्ट्रोमल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए जो है इसको हम ट्राइफेसिक स्टेज कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक कैंसर। ठीक है, इस प्रकार का जो पीडियाट्रिक कैंसर होता है ये फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो ए मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक एब्डोमिनल कैंसर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कैंसर होता है मोस्ट कॉमन टाइप का पीडियाट्रिक एब्डोमिनल कैंसर है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हमारा, इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर टाइप होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या होता है, यहाँ जो सेल्स होती हैं अनकंट्रोल होकर डिवाइड करती हैं। ठीक है, अपनी संख्या में विभाजित करती हैं, ग्रोथ करती हैं अनकंट्रोल्ड होकर। ठीक, कंट्रोल करके अनकंट्रोल यहाँ पे विभाजित होती हैं और साथ में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में ना रहकर अपने आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं या बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक, वहाँ तक फैल जाता है बाया ब्लड या लिम्फ के थ्रू। राइट, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और याद रखिएगा इसी के साथ में एक आपको और नॉलेज देना चाहता हूँ, उसका जस्ट एक अपोजिट होता है वेनिंग ट्यूमर। ठीक है, तो वेनिंग ट्यूमर में क्या होता है, यहाँ सेल्स डिवाइड तो करती हैं लेकिन उतनी मात्रा में डिवाइड नहीं करती जितनी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में करती हैं। राइट, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो आपका ट्यूमर होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेनिंग ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर और वेनिंग ट्यूमर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट क्या है, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डॉक्टर मैक्सवेल इन 1899। ठीक है, मैक्सवेल ने जो है सबसे पहले 1899 में इसको डिस्क्राइब किया था, इसीलिए जो है इसको हम विल्म्स ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके कॉजेज़ की। ठीक, तो सबसे याद रखिएगा जो उसका मेन कॉजेज है वो क्या होता है, इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, अननोन रीज़न। ठीक है, यानी कि कोई निश्चित कारण नहीं मालूम है कि विल्म ट्यूमर किसके कारण होता है, लेकिन ऐसा विश्वास हम लोगों को है कि जो क्रोमोजोम नंबर 11 होता है यानी कि 11वां जो क्रोमोजोम होता है उसके WT का पहला जीन और WT का जो दूसरा जीन होता है किस पे, क्रोमोजोम नंबर 11 पर, इस पे जब जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है तब जो है आपको विल्म्स ट्यूमर कॉज होता है या देखने को मिलेगा। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की, किस प्रकार जो है ये डिजीज़ कॉज होती है, क्या उसके पीछे की क्या मैकेनिज्म होती है वो हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन इन द DNA ऑफ सेल्स। ठीक, इन द किडनी के अभी जैसे मैंने आपको बताया था क्रोमोजोम नंबर 11 में जो जीन्स होता है उनमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है। ठीक है, उसके DNA के जीन्स में जेनेटिक म्यूटेशन होता है। ठीक, अब जब म्यूटेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो सेल कैसे कहलाएगी, अब आपकी म्यूटेटेड सेल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा है, नेक्स्ट जो स्टेज होगी, द म्यूटेटेड सेल बिगिन टू डिवाइड एंड ग्रो रैपिडली। अब ये जो म्यूटेटेड सेल होती है क्या करती है, ये संख्या में विभाजित करती है। ठीक, और संख्या साथ में वृद्धि भी करेगी, और कैसे वृद्धि करती है, याद रखिएगा अनकंट्रोल। ठीक है, यानी कि अनियंत्रित होकर जो है संख्या में वृद्धि करती है और विभाजित भी होती है साथ में। ठीक, और क्या बनाएगा, एक टिश्यू का मास बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। राइट, चलिए अब हमारा ट्यूमर बन गया तो अब हम देखेंगे कि इनिशियली प्रारंभ में द ट्यूमर में रिमेन कन्फाइंड विद इन द किडनी। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में क्या होता है कि जो हमारा ट्यूमर बना है वो किडनी तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। राइट,
चलिए अगला फिर इसके बाद क्या लिखा है, ओवर टाइम हाउ एवर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो ये क्या करते हैं, जो कैंसर जो ट्यूमर होता है वो आपके आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, या दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ तक ये पहुँच जाता है बाय ब्लड या लिम्फ के थ्रू, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, राइट। अब जब ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में फैल जाता है तो हमें जो है फॉलोइंग जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि बेली पेन, ठीक है, आपके स्टोमक में पेन हो सकता है, ठीक है, स्वेलिंग इन द बेली, ठीक है, स्टोमक में सूजन होती है, ठीक, फीवर बुखार होता है, नौसिया जी मचलाना, ठीक, एनोरेक्सिया भूख न लगना या भोजन से घृणा होना, ठीक है, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हम लोग। हीमेट्यूरिया क्या होता है, हीमेट्यूरिया का मतलब जब आपके यूरिन में ब्लड पास आउट होता है तो उस कंडीशन को हम हीमेट्यूरिया कहते हैं, राइट। अगला क्या हमारा कॉन्स्टिपेशन, अपच, ठीक है, जो भी आप खाते हैं उसमें क्या होता है, डाइजेशन नहीं उसका हो पाता है अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट हमारा ब्रेडिपिनिया, इसमें जो आप ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो कैसे करोगे आप, बिल्कुल स्लो करोगे, नॉर्मल से स्लो होता है तो उस कंडीशन को हम ब्रेडिपिनिया कहते हैं, ठीक है। अब जब नॉर्मल से आप तेज़ करते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रैकीपीनिया कहते हैं, राइट। तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताएं, ये सिम्टम्स किसको इंडिकेट करेगा, विल्म्स ट्यूमर को इंडिकेट करेगा। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था साइन एंड सिम्टम्स में, ब्रेडिपिनिया। ब्रेडिपिनिया का मतलब क्या है, जब ब्रीथिंग व्यक्ति कोई भी जब सांस लेता है तो वो नॉर्मल से कम ही लेता है तो उस कंडीशन को हम ब्रेडिपिनिया कहते हैं, ठीक। अगला क्या हमारा, एब्डोमिनल पेन, आपके एब्डोमेन एरिया में जो है दर्द होगा, ठीक है, स्वेलिंग इन एब्डोमेन, ठीक है, पेट में जो है सूजन होगी आपके, फीवर होगा आपको, ठीक है, नौसिया आपको जो है जी मचलाएगा आपका, एनोरेक्सिया भोजन से गिरना, ठीक है, भूख नहीं लगेगी आपको। अगला क्या हमारा, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। अगला हमारा हीमेट्यूरिया, ठीक है, आपकी यूरिन में जो है ब्लड पास आउट होता है तो उस कंडीशन को हम हीमेट्यूरिया कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, अपच, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या कहते हैं हिंदी में, अपच कहते हैं, यानी कि जो भी आप खाते हैं वो सही से प्रॉपर तरीके से उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, राइट। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लोग रिस्क फैक्टर्स के, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको विल्म्स ट्यूमर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है विल्म्स ट्यूमर होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक। अगला क्या है, जेंडर। जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली अकर इन गर्ल्स देन बॉयज़, लड़कों की तुलना में लड़कियों में जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। वहीं अगर हम रेस की बात करते हैं, रेस से मतलब क्या होता है, प्रजाति। जैसे आपके जो ब्लैक चिल्ड्रन होते हैं, काले रंग के जो बच्चे होते हैं, जैसे नाइजीरियन है, साउथ अफ्रीकन जो बच्चे होते हैं ये काले रंग के होते हैं और उनमें जो है विल्म्स ट्यूमर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। अगला क्या हमारा, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से मतलब क्या होता है कि अगर आपकी किसी फैमिली को विल्म्स ट्यूमर हुआ हो, ठीक है, कभी हुआ हो, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, बर्थ डिफेक्ट। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं जिसके कारण विल्म्स ट्यूमर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्या हमारा, क्रिप्टोकिडिज्म। क्रिप्टोकिडिज्म में क्या होता है, टेस्टिकल्स हैव नॉट ड्रॉप्ड। जो टेस्टिकल्स होते हैं वो एब्डोमेन से बाहर की ओर लटके नहीं होते हैं। क्लियर है। चलिए उसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोकिडिज्म कहेंगे, ठीक। अगला क्या है, एनिरिडिया। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ द कलर्ड एरिया ऑफ द आइरिस। जो आइरिस का कलर्ड एरिया होता है वो उसमें क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, वो आपको कलर बिल्कुल वहाँ पे नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल रंगीन होगा, कलरलेस होगा, राइट। चलिए अगला क्या है हमारा, हेमी हाइपरट्रॉपी। हेमी हाइपरट्रॉपी में क्या होता है, एन ओवर साइज आर्म और लेग, ठीक है, आपके जो कंधे और आपके पैर जो होते हैं, ठीक, नॉर्मल लेंथ की तुलना में यहाँ पे ओवर साइज हो जाते हैं, यानी कि लंबाई उनकी ज़्यादा खिंच जाती है या बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमी हाइपरट्रॉपी कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, हाइपोस्पाडियास है। इसमें क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज ऑन द अंडर साइड इंस्टेड ऑन द टिप, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे जो पेनिस की जो टिप होती है वो आउटर साइड में ना खुल के अंदर की तरफ ही खुलती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्पाडियास कहते हैं, राइट।
चलिए अगला क्या है, अनादर हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, देयर आर अ रेयर कंडीशन। अब यहाँ पे कुछ अदर कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि रेयर होती हैं और इनके कारण भी विल्स ट्यूमर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, WAGR, ठीक है, वागट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो आपके पेशाब की जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो रास्ता होता है उसमें कोई प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होती है तो उसको हम WAGR सिंड्रोम कहते हैं, राइट। अगला क्या हमारा, डेनिस ड्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हैव अ टेस्टिकल्स बट आल्सो हैव अ फीमेल ट्रैक्ट। यहाँ टेस्टिकल्स तो देखने को मिलते हैं, साथ में क्या होता है, फीमेल ट्रैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डेनिस ड्रेस सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्या हमारा, माइक्रोसिफेली, ठीक है, यूजली स्मॉल हेड, ठीक है। देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा, है ना, और सिफेली का मतलब हम लोग जानते हैं हेड। तो यहाँ पे जो हेड होगा वो कैसा होता है, यूजली छोटा होगा, आपका स्मॉल हेड होता है, ठीक है। अगला क्या हमारा, बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स दैट आर लार्जर देन यूजुअल, ठीक है, अपने अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल की तुलना में कैसे हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक विद वाइडमैन सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस से। तो सबसे पहला हमारा है चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे के द्वारा हम कंफर्मेशन दे सकते हैं। अगला क्या हमारा, ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट को करके कर सकते हैं। अगला हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। अगला क्या है, CT स्कैन या MRI के थ्रू करवा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा यूरिन टेस्ट, ठीक है, तो यूरिन टेस्ट के थ्रू भी जो हम लोग डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ व्यक्ति को जो है विल्स ट्यूमर है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेजेस की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टेज की हम बात करते हैं, स्टेज नंबर 1, अकर ओनली इन वन किडनी। इस प्रकार की जो कैंसर होगा केवल एक ही किडनी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। सर्जरी कैन रिमूव इट ऑल, और इसको जो है आसानी से सर्जरी के द्वारा पूरा का पूरा जो है ट्यूमर या कैंसर सेल्स को जो हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला स्टेज है स्टेज नंबर 2, कैंसर हैज़ मूव्ड इनटू द हेल्दी एरिया अराउंड द किडनी। अब यहाँ पे क्या है कि किडनी में तक तो था, तो वो स्टेज नंबर 1 था। अब किडनी के चारों के जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो भी कैसी हो गई हैं, अब कैंसेरियस सेल्स हो गए वो, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गई हैं। बट सर्जरी कैन रिमूव इट ऑल, यहाँ पे भी जो हम सर्जरी के द्वारा कैंसरियस सेल्स को रिमूव कर सकते हैं, राइट। चलिए अगली स्टेज है स्टेज नंबर 3, कैंसर हैज़ नॉट स्प्रेड आउटसाइड द एब्डोमेन। यहाँ पे क्या होगा कि कैंसर जो होता है एब्डोमेन के आउटसाइड, यानी कि एब्डोमिनल के अदर जो आउटर साइड के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे कैंसर नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। सर्जरी कैन नॉट रिमूव इट ऑल, और इसके द्वारा क्या होता है कि सर्जरी के द्वारा हम सभी कैंसरियस सेल्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला स्टेज नंबर 4 है, कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एब्डोमिनल एरिया के चारों ओर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लंग्स हो गया, बोन्स है, ब्रेन्स है, ठीक है, लिम्फ नोड्स हैं, अब यहाँ तक जो है आपका क्या नाम कैंसर जो है फैल जाता है, ठीक है, स्प्रेड हो जाता है। चलिए अगली स्टेज है हमारी स्टेज नंबर 5, देयर आर ट्यूमर्स इन बोथ किडनी। जब आपके दोनों ही किडनी में ट्यूमर कॉज हो जाए या कैंसर कॉज हो जाता है तो वो हमारी स्टेज नंबर 5 होगी, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सर्जरी के द्वारा कैसे जो है इसको हम सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, ठीक है। देखिए रिमूव्स द ट्यूमर एंड सम हेल्दी टिश्यूज अराउंड इट, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, क्या हम जो ट्यूमर जहाँ पे फैला होता है उसको हटाते हैं, साथ में ट्यूमर के चारों के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। इक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक, यानी कि किडनी से संबंधित है यहाँ पे, ठीक। अगला क्या हमारा रेडिकल नेफ्रेक्टोमी है, रिमूव्स द अफेक्टेड किडनी यूरेथ्रा एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि कोई भी हमारी किडनी यूरेथ्रा या एड्रिनल ग्लैंड जो कि कैसी हो गई हैं, अफेक्टेड हो गई हैं, किससे, ट्यूमर से या कैंसरियस सेल से हो गई हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम रेडिकल नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हमारा रिमूवल ऑफ बोथ किडनीज, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ बोथ किडनीज प्रोवाइड डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। देखिए जब दोनों ही किडनी में जो है ट्यूमर खूब अच्छी तरीके से फैल गया है तो हमारे पास केवल एक ही चांस रह पाता है कि दोनों किडनी को जो है रिमूव कर दिया जाए, ठीक। अब दोनों किडनी को आपने रिमूव कर दोगे तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। व्यक्ति में जो है क्या नाम एक्सक्रीशन जो सिस्टम होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति को दिक्कत होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो है पेशेंट को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो या तो उसको डायलिसिस पे हम रखेंगे या उसको हम किडनी दूसरा ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है।
चलिए अगला क्या हमारा कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पे जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसका एक लॉस भी है कि चलिए अगला है हमारा कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, यहाँ कुछ विशेष प्रकार के ड्रग्स का हम लोग यूज़ करते हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग इन्फेक्टेड जो हमारे ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसकी एक हानि ये भी होती है कि इसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड जो ट्यूमर सेल्स या कैंसरियस सेल्स को डिस्ट्रॉय तो करती है, साथ में जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं वो भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के द्वारा जो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जनरली इसमें हम लोग एक्सरे का यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टॉपिक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।